जय हिंद दोस्तों। तो ग्लोबल मार्केट की हालत बहुत खराब है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चाहे वो यूएस मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, सब डूब रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? ये टैरिफ वॉर की पूरी कहानी क्या है, डिटेल में आपको बताऊंगा। किस तरीके से चीजें सही हो सकती है, क्या ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या पास्ट में ऐसा हुआ है, सारी कहानी आपको बताऊंगा कि क्या रिसेशन आ सकता है, क्या मार्केट रिकवरी करेगा नहीं करेगा। तो बिना वक्त का सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेना, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में यूएस का जो S&P 500 इंडेक्स है वो 21% डाउन है, ठीक है। उसके बाद सीधा हम चलते हैं नैस्डैक के पास, जो कि अनदर इंडेक्स है यूएस का, और वो 27% के करीब डाउन है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट भी 32% के करीब, बिटकॉइन का अगर हम जाने तो वो डाउन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं आपको निफ्टी का दिखा दूं जो कि इंडियन मार्केट है, तो वो आपको दिखेगा कि वो भी डाउन है। यहाँ पे आपके सामने दिख गया कि निफ्टी भी अच्छा खासा अपने रिसेंट हाई से 17% तक डाउन गया था। तो अब सवाल आता है कि खान भाई एकाएक सारे मार्केट को हुआ क्या है? तो देखो, इसके दो तीन रीजन है। पहला रीजन तो यही है कि बहुत सारे मार्केट ऑटोमेटिकली, यानी कि ये टैरिफ की न्यूज़ अभी रिसेंटली आई है लेकिन उससे पहले से ही क्रैश हो रहे थे। जैसे इंडियन मार्केट सितंबर 2024 से टॉप लगा करके नीचे जा रहा था, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन के बारे में, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, कि बिटकॉइन ऑलमोस्ट जनवरी 2025 के टाइम से ही टॉप लगा करके धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लोकल टॉप लगा करके, राइट। लेकिन उसके बाद टैरिफ की न्यूज़ आई और जो डंप हो रहा था धीरे धीरे उसको बहुत स्पीड में कर दिया। और क्योंकि यूएस मार्केट का इंपैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है, इसीलिए यूएस मार्केट जब क्रैश किया, डंप किया, तो ग्लोबल मार्केट भी क्रैश किया। और सबसे ज़्यादा इसमें इंपैक्ट पड़ता है किसको? जो कि रिस्की एसेट्स होते हैं, दैट मीन्स कि क्रिप्टो को। अब क्यों इंपैक्ट पड़ता है रिस्की एसेट्स को, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सवाल है कि ये टैरिफ की कहानी क्या है, आखिर ये ट्रेड वॉर हो क्या रहा है, टैरिफ वॉर को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, और क्यों टैरिफ लगा रहा है? क्योंकि ट्रंप ने एक दो नहीं बल्कि 180 देशों पे टैरिफ लगाया है और ये टैरिफ इफेक्ट में आ चुका है, ठीक है। अब समझो, अगला जो कुछ मिनट होने वाला है ना, वो आपकी जिंदगी का बहुत अहम मिनट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अगर समझ गए ना, तो इन्वेस्टमेंट हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे आप क्रिप्टो में करो, अमेरिकन मार्केट में करो, यूरोपियन में करो, जहां करना है करो। लेकिन इकोनॉमी आपको समझ में आनी चाहिए कि जो ग्लोबल पूरी दुनिया की इकोनॉमी है, ठीक है, वो वर्क कैसे करती है, टैरिफ होता क्या है। तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लाइक कर देना। तो टैरिफ का बेसिक मतलब होता है एक तरीके का टैक्स, राइट। अब ये टैक्स क्यों लगाया जाता है, इससे किसी देश पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसको अच्छे से समझते हैं। तो मान लो कोई भी एक कंट्री है, ये है कंट्री को हम सी से डिनोट करते हैं। तो एक कंट्री दो तरीके का ट्रेड करती है। पहला तरीका ट्रेड का होता है इंपोर्ट करना, यानी कि जो चीज उस कंट्री में नहीं है वो किसी देश से, ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी देश से, जिसको कि हम टी से डिनोट करेंगे, वो क्या करती है? इंपोर्ट करती है, राइट। और जो चीज इस कंट्री में बन रहा है उसको क्या करती है ये लोग? दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। तो जनरली जो ग्लोबल ट्रेड चलता है इन्हीं दो टर्म्स पे चलता है। इंपोर्ट पे, इंपोर्ट मतलब बाहर से लाना, एक्सपोर्ट मतलब अपने सामान को, गुड्स एंड सर्विस को बाहर किसी और देश में भेजना। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रेड के लिए ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसके लिए यही दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इंडिया के एग्जांपल लेके समझते हैं। तो इंडिया जो है ना, बाहरी देश से ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और जनरली हम नेट इंपोर्टर कंट्री है, यानी कि जितना सामान हम बाहरी देश को बेचते नहीं है उतना हम बाहरी देश से खरीदते हैं, ठीक है। तो इंडिया क्या करता है? इंडिया ऑयल को इंपोर्ट करता है, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, ऑयल को इंपोर्ट करता है। तो अब इंडिया जब ऑयल को इंपोर्ट करता है, जिस भी देश से करेगा, तो पहले इंडिया उस देश की करेंसी खरीदेगा, फिर तेल खरीदेगा, फिर उस तेल को अपने देश में लाएगा। इससे क्या होगा कि इंडिया जिस भी देश से तेल ला रहा है, पहले उसकी करेंसी को इंडिया बाय करेगा, तो उसकी करेंसी क्या होगी? स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो इंपोर्ट जो देश करता है, राइट, उससे क्या होता है कि जिस देश से इंपोर्ट कर रहा है उस देश की करेंसी पे इंपैक्ट पड़ता है और अपनी देश के करेंसी पे भी इंपैक्ट पड़ता है। अब अगर कोई और देश इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसे पहले इंडिया की करेंसी खरीदनी होगी, ठीक है, कन्वर्ट कराना होगा, फॉरेन जो एक्सचेंज होते हैं
इंटरनेशनल, उसमें उसे आईएनआर चाहिए, तब वो इंडिया में पहले क्या करेगा, सामान खरीदेगा, फिर अपने देश में लेके जाएगा। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उससे किसी भी देश की करेंसी पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, सिंपली इस चीज को ऐसे समझो कि जो देश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, यानी कि अपने सामान को बाहर भेजता है, तो दूसरी कंट्री सामान खरीद रही है तभी तो बाहर भेज रहा है, तो दूसरी कंट्री को उसके सामान को खरीदने के लिए उसका करेंसी भी तो यूज करना होगा, तो उसका करेंसी जनरली स्ट्रांग होता है। और जो देश बाहर से ज्यादा सामान मंगाता है तो वो अपना पैसा लगा के पहले बाहर के देशों की करेंसी खरीदता है, यानी कि इंपोर्टर को जो है वो करेंसी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो आपको पहला फंडा समझ में आ गया। तो जब आपको ग्लोबल ट्रेड का फंडा समझ में आ गया, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ आ गया, करेंसी का कैसे वैल्यूएशन बढ़ता है, डिक्रीज होता है, करेंसी कैसे स्ट्रांग होती है, वीक होती है, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंस समझ आ गया, तो अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि खान भाई ये जो टैरिफ का वॉर चल रहा है, ठीक है, ट्रम्प जो शो करके जगता है और टैरिफ खेलने लगता है, यहाँ पे मैं आपको नंबर्स दिखाता हूँ, और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रम्प ने 180 देशों पे टैरिफ लगा दिया है, परसेंटेज भी मैं आपको बता देता हूं, फिर बताऊंगा कि ये लगता क्यों है और क्या जरूरत है इन चीजों का ड्रामा करने की। तो चाइना पे ट्रम्प ने 34% टैरिफ लगाया था उस दिन, लेकिन अभी वो टैरिफ बढ़ करके इन्होंने 104% कर दिया है। ठीक है, यानी कि जितना सामान का दाम नहीं होगा ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है। यूरोपियन यूनियन पे 20%, वियतनाम पे 46%, क्योंकि वियतनाम चाइना गेम खेल रहा था यहाँ पे, वो अपना सारा जो सेटअप था ना प्रोडक्शन का वो वियतनाम में कर चुका था, और क्योंकि वियतनाम से डायरेक्टली यूएस में जा रहा था तो अमेरिका बेवकूफ़ थोड़ी है, उसे समझ आ गया कि यहाँ पे जो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वियतनाम में चाइना वाले का हाथ है, तो इसीलिए वियतनाम पे 46% टैरिफ लगा दिया। ताइवान, जापान, इवन इंडिया पे भी ट्रंप ने टैरिफ लगाया कि जो सामान इंडिया से अमेरिका जाएगा वहाँ पे वो 26% एक्स्ट्रा महंगा बिकेगा। ठीक है, एंड साउथ कोरिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कैम्बोडिया, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, सिंगापुर, इजराइल, फिलीपींस, मतलब आप नाम लो 180 देशों में से सब पे टैरिफ लगाया। ठीक है, अब ये टैरिफ चलता क्यों है, ये लगता क्यों है, इसके 3-4 अहम रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि बाकी देश ऑलरेडी अमेरिका पे टैरिफ लगा के बैठी है। जैसे चाइना अमेरिका पे ऑलरेडी 67% टैरिफ चार्ज कर रहा था, यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी 39%, वियतनाम ऑलरेडी चार्ज कर रहा था। तो ये सारे जो हैं टैरिफ ऑलरेडी वो लगा रहे थे, यानी कि जो सामान अमेरिका से उस कंट्री में जाता, जैसे मान लो इंडिया 52% टैरिफ लगा रहा था, यानी कि अगर अमेरिका से कोई सामान आप इंडिया मंगाते हो तो आपको कस्टम के रूप में या फिर टैक्सेशन के रूप में एक्स्ट्रा 46%, ये 52% देना पड़ता। तो एक तो बदला लेने के लिए कि बॉस आपने हम पे इतना टैक्स भरा हुआ है पहले से, अब हम उस टैक्स को और बढ़ाएंगे या फिर हम भी बदले में लगाएंगे। दूसरा, बहुत सारे देश आपस में क्या करते हैं, मान लो देश एक है, जैसे इंडिया चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी क्यों, चाइना ये हो गया, इंडिया ये हो गया, तो इंडिया चाइना में बहुत सारा बॉर्डर टेंशन चलता रहता है। ठीक है, तो उसको नेगोशिएट करने के लिए हो सकता है इंडिया नहीं झुक रहा हो सकता है चाइना नहीं झुक रहा हो, तो कोई देश आएगा और देखेगा अच्छा चाइना हमें बहुत सामान बेच रहा है ना, तो वहाँ के सामान पे जितना भी सामान आएगा उस पर हम एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, इंडिया वाला एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगा। तब उसकी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को बोलेगी कि भैया ये क्यों किया, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी कि बॉर्डर पर टेंशन कम करो। मतलब टैरिफ, एक तो पहली बात बदला होता है कि आपने हम पे टैरिफ लगाया, हम आप पे लगा रहे हैं। दूसरा होता है नेगोशिएशन के लिए, कि पहले अगर कोई देश ड्रामा कर रहा है तो दूसरा देश उस पर टैरिफ लगा देता है ताकि उस ड्रामे के लिए चर्चा हो सके कि हम टैरिफ तभी हटाएंगे जब आप फलाने चीज को कर दोगे। ठीक है, ये भी एक तरीके का बदला हो गया। तीसरा और सबसे जरूरी चीज जो होता है वो होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यू देना। अब इसको समझो अच्छे से। ठीक है, तो ट्रंप जब जीता था ना, उसके इलेक्शन के कैंपेन में ही उन्होंने अनाउंस किया था मागा। ठीक है, मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बेसिकली वो अमेरिकन डोमेस्टिक, यानी कि जो प्रोडक्ट अमेरिका में बनते हैं उसको ज़्यादा पब्लिक के लिए अवेलेबल कराना चाहता है ताकि वो बाहर से आए हुए सामान पे कम फोकस करे। अब देखो पब्लिक क्या है, मैं पब्लिक को पी से डिनोट करता हूँ। पब्लिक समझदार है, उसे जो सामान अच्छा सस्ता मिलेगा वो खरीदेगी। ठीक है, तो अगर बाहर से सस्ता सामान और अच्छा सामान आता रहा तो लोग अपने देश के सामान को क्यों खरीदे, सिर्फ इसलिए कि ये सामान इंडिया में बना है, या फिर अमेरिका वाले इसलिए थोड़ी सामान खरीदेंगे कि ये अमेरिका में बना है तो ज़्यादा दाम पे घटिया सामान खरीद ले, नहीं खरीदेगी, क्योंकि पब्लिक अपना फ़ायदा सोचती है। तो
ये लोग क्या करते हैं, सारे देश ऐसा करते हैं जनरली कि बाहर से आने वाले सामान पे इतना टैक्स लगा दो कि पब्लिक को वो सामान बहुत ज़्यादा महंगा लगे, तो पब्लिक को सामान की जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंडिया में ही बने, जो सामान सस्ते होंगे और ठीक ठाक क्वालिटी के होंगे उन पे ही फोकस करें। ठीक है, तो बाहर से जो इंपोर्ट वाली चीज़ें होती है उस पर इतना टैक्स लगा दो, इतना टैरिफ लगा दो कि देश की जनता फोकस करे या फिर मजबूर हो जाए डोमेस्टिक चीज़ों को खरीदने के लिए। एक तो पहला ये है। दूसरा ये है कि जो चीज़ें, मान लो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका, ये आईफोन कहाँ की कंपनी है, यूएस की कंपनी है, राइट, लेकिन आईफोन मेजोरिटी परसेंटेज, यहाँ लिखा भी नहीं जा रहा ढंग से, मेजोरिटी परसेंटेज कहाँ में बनती है आपको पता है? चाइना में बनती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट सस्ता है, वहाँ पे प्रोडक्शन सस्ते में हो जाता है, राइट। तो अब अमेरिका बोल रहा है कि भैया आईफोन अमेरिका में लाओगे ना, हम एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, 104% लगा देंगे, 80% लगा देंगे, परसेंटेज वेरी करता है गुड्स एंड सर्विस के हिसाब से। तो अब जो अमेरिकन जनता है वो तो सोचेगी यार कि बाहर से आया हुआ आईफोन महंगा है, तो क्या होगा, आईफोन के पास यानी कि एप्पल के पास 2-3 ऑप्शन होंगे। पहले, या तो कंपनी को अपने प्रोडक्शन को अमेरिका में शिफ्ट कर लो। इससे क्या होगा, जब प्रोडक्शन अमेरिका में शिफ्ट होगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, यानी कि वहाँ की जनता को काम मिलेगा, कंपनी खुलेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना भैया। ठीक है, कुछ सब्सिडी दे दिया, यानी कि इससे हो रहा है कि अपने देश में सामान बनाओ, हम आपको ऑफर देंगे, बाहर देश से सामान बना के हमारे देश में बेचोगे, हम आपको पनिश करेंगे। सिंपल सा कहानी यही है। ठीक है, अब टैरिफ के भी 3-4 स्टेजेस होते हैं। आपको यह समझ में आ गया कि टैरिफ से इंपैक्ट क्या पड़ता है, टैरिफ लगाते क्यों हैं। अब टैरिफ का इंपैक्ट क्या होता है मार्केट पे, और उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो टैरिफ का पहला स्टेज होता है एस्केलेशन, यानी कि जब ये चीजें स्टार्ट हुई होती है कि हाँ भैया, स्टेटमेंट आना शुरू हो गया कि फलाने के प्रेसिडेंट ने, फलाने के पीएम ने बोल दिया है कि हम उस देश पे इतना टैरिफ लगाएंगे। फिर होता है रिटेलिएशन, दैट मीन्स कि जैसे अमेरिका ने चाइना पे बोला भैया हम इतना टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका ने चाइना पे बोला इतना टैरिफ लगाएंगे, चाइना ने फिर बोला कि हम भी टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद सारी दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर आती है इंगेजमेंट, डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन, यानी कि बातचीत की अरे यार थोड़ा सा कम कर दो, ट्रम्प भाई कम करो ना, ठीक है, जिनपिंग भाई कम करो ना। ठीक है, उसके बाद फिर अगर बहुत ज़्यादा ड्रामा होने लगता है तो फिर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है दो देशों को शांत करने के लिए। जैसे अभी चाइना अमेरिका लड़ पड़ा है, ट्रंप ने घोषणा कर दिया 104% टैरिफ लगेगा, चाइना बोल रहा है झुकेगा नहीं साला। ठीक है, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बाकी देश तो चुप नहीं बैठेंगे, वो आएंगे इनका सुलह कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद फाइनल स्टेज होता है नेगोशिएशन का, सेटलमेंट होगा, अरे 104% नहीं 80% में मान जाओ ना, फिर अमेरिका बोलेगा कि ठीक है तुम 55% कर दो, यानी कि सेटलमेंट। ठीक है, उसके बाद फिर मामला शांत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टैरिफ का ड्रामा समझ में आया हो। एक नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर पूरा ग्लोबल मार्केट, पूरी दुनिया क्यों डरी हुई है। एक नंबर से आपको इसका आइडिया लग जाएगा। अगर आप एवरेज इफेक्टिव टैरिफ देखेंगे 1790 से 1790 से, तो आपको दिखेगा कि 1900, जी हाँ 1900 ईस्वी के बाद यूएस ऑलमोस्ट 22% टैरिफ तक अभी पहुंच चुका है, और ये हाईएस्ट है 1909 से। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना कि अरे ट्रम्प तो थोड़ा सा मस्ती में कर रहा है, या फिर ये ग्लोबल मार्केट कितना टेंशन में है, आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि जो एवरेज इफेक्टिव टैरिफ है 1909 के बाद अभी सबसे ज़्यादा है। इतने सालों के बाद ये बहुत बड़ा बात है कि 180 देश पे एक बार में टैरिफ फेंक के मार दिया ट्रंप ने। ठीक है, और 1909 के बाद हाईएस्ट टैरिफ रेट है, इफेक्टिव टैरिफ रेट है, और ये ग्लोबल सप्लाई चेन को हिट करेगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, मान लो आईफोन बन रहा था चाइना में, सस्ता पड़ रहा था, अब चाइना पे टैक्स इतना लगा दिया गया कि वहां पे आईफोन बनना बंद हो जाएगा, जॉब जाएगी, ग्लोबल सप्लाई चेन हिलेगा, कई देश को फायदा होगा, कई देश को नुकसान हो सकता है। जैसे इंडिया को फायदा हो जाए, क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट उतना महंगा नहीं है, तो चाइना क्या बोलते हैं, आईफोन का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में स्टार्ट कर दिया आईफोन वाला। ठीक है, तो इंडिया को फायदा हो गया, लेकिन चाइना को उधर नुकसान हो गया, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा। अब इसके बीच में, क्योंकि ये पहला स्टेज, मैंने आपको 3 स्टेज समझाया, तो पहला स्टेज है, और इस स्टेज में आपको दिख जाएगा, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट सुनिए आप, उसके बाद समझ आ जाएगा। They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir.
सो बेसिकली अभी मैंने बोला ना, पहला स्टेज चल रहा है कि बयानबाजी भाषणबाजी चल रही है, हम इतना परसेंट टैरिफ लगाएंगे, तुम इतना परसेंट लगा रहे हो तो हम इतना लगाएंगे। तो ये ट्रम्प का स्टेटमेंट आया रात में कि कंट्रीज जो है वो रो रही है कि प्लीज़ सर डील कर लो सर, ठीक है। तो ये है पहला डोमिनेशन वाला स्टेज, एस्केलेशन वाला स्टेज। इसीलिए इस स्टेज में मार्केट सबसे ज़्यादा गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है ना भैया। आईफोन का स्टॉक है, मान लो आईफोन का स्टॉक है एग्जांपल के लिए, एप्पल वाला, ठीक है, वो क्यों नहीं गिरे? जब उसका मेजर प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है और चाइना पे इतना गंदा टैरिफ लगा रहा है, तो आईफोन क्या होगा, यूएस वालों के लिए जो इंपोर्ट होकर आ रहा था चाइना से वो महंगा हो जाएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे ही दुनिया की तमाम कंपनियों पे ऐसे टाइम में इम्पैक्ट पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये अनसर्टेनिटी का माहौल है, कुछ क्लियर नहीं है। तो पहला स्टेज टैरिफ में होता है, मार्केट क्रैश होता है, डंप होता है, फिर धीरे धीरे दूसरे में स्टेबल होने की कोशिश करता है जब डील होने लगती है कि हाँ फलाना चीज़ होगा, बाहरी देश आकर के 2-3-4 देशों का झगड़ा शांत करने लगते हैं। फिर फाइनल स्टेज जब होता है, जब एक डील हो जाती है, तब मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करता है। और ये डील पास्ट में भी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि ट्रम्प पहले बार ये ड्रामा कर रहा है, ठीक है। आप जाकर के देखो, ये इमेज आपको 2018 का आई थिंक है, ठीक है। 2018 में ये ट्रम्प साहब है, ये चाइना वाले लोग हैं, ये डील कर रहा है। ये स्टेज 1 तक पहुंचे थे, मतलब फाइनल स्टेज तक पहुंचे थे जब टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ था 2018 में। और 2018 में भी अगर मैं आपको दिखाऊं, पूरे मार्केट को हिला के रखा था, उतना नहीं हिला के रखा था लेकिन हिला के रखा था। वीकली में मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 2018 के टाइम पे मैं लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। ये था 2018 का यूएस मार्केट का नैस्डैक, आपको दिखेगा 24% धड़ाम से गिराया था, ठीक है। ये तो कोविड वाला क्रैश है। और सिर्फ ये नहीं, S&P 500 भी गिरा होगा, जितना मुझे आइडिया लग रहा है ये है, ठीक है। 2018 ये वाला देखो, ये आपको नज़र आ जाएगा 2018, ये भी 21% गिरा था, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले स्टेज पे हैं एंड दूसरे तीसरे स्टेज पे आने के बाद मार्केट स्टेबल और शांत हो जाएगा, राइट। अब सवाल आता है खान भाई, जो भी न्यूज़ आती है ना, क्रिप्टो पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ता है? तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप अगर कमेंट करोगे। लेकिन एक लाइन में मैं अगर आपको समझाऊं, तो आपके पास 1 लाख रुपये है, ठीक है, 1 लाख रुपये है, आपको पता है भुखमरी आने वाली है या फिर कोई आपदा आने वाला है, तो आप कोशिश करोगे कि उस पैसे को सेव किया जाए, सेविंग में रखा जाए, एफडी में रखा जाए, यानी कि सिक्योर जगह पे रखा जाए, ठीक है। गैम्बलिंग नहीं करने लगोगे, रिस्की चीज़ों में नहीं डालने लगोगे। तो उसी तरीके से क्रिप्टो जो है ना, वो रिस्की एसेट है, ये दुनिया मानती है। तो क्रिप्टो में जनरली लोग पैसा तब लगाते हैं जब हर तरफ उनको लगता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लो ना थोड़ा पैसा लगा देते हैं, बहुत अच्छा बढ़ गया तो बढ़ गया, ठीक है। क्रिप्टो को लोग उस लेवल का सीरियस नहीं लेते, क्योंकि ये मार्केट अभी स्पेकुलेटिव ही है मेजोरिटी टाइम, राइट। तो रिस्की एसेट से, ऐसे टेंशन के समय में जब दुनिया पूरी टेंशन में हो, तो सबसे पहले जो लोग बेच करके भागते हैं ना, वो रिस्की एसेट को ही बेच के भागते हैं। इसीलिए क्रिप्टो पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। आई थिंक ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्राइंग एडिटिंग कुछ नहीं थी, बिल्कुल शुद्ध बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। बहुत मेहनत लगी है समझने में, पढ़ने में। कमेंट कर देना अगर ये पूरा गेम आपको समझ में आया, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चाहे वो स्टॉक मार्केट करते हो, फॉरेक्स मार्केट करते हो, उनको सब समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें काम कैसे करती है, उसका पोर्टफोलियो क्यों गिर रहा है। ऑल्सो टेलीग्राम पे फॉलो करके रख लो, टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो हर दिन नहीं आ पाती है, लेकिन टेलीग्राम पे एवरी स्टेप, हर सेकंड का, हर मिनट का कि क्या हो रहा है बाहर, ठीक है, मेजर न्यूज़ का अपडेट आपको दिया जा रहा है। टेलीग्राम का लिंक आपको फ्री में पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ एयर ड्रॉप के अपडेट आ जाने वाले हैं, तो मिस मत करना, क्योंकि डाउन मार्केट में एयर ड्रॉप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टेक केयर, जय हिंद।